हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग आज स्टडी करेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है और किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, आज के लेक्चर में बहुत ही सटीक तरीके से और बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सीखेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? बेसिकली कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, तो उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग कूलॉम्स लॉ। कूलाम के नियम को अप्लाई करके उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल कंडीशन में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई सिंगल दो चार्ज का एग्जिस्टेंस हो। चार्ज हमेशा सिस्टम में होते हैं, तो अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें कि मोर देन 2 चार्ज हो या मल्टीपल चार्ज का सिस्टम हो, तो उस केस में हम लोग उस सिस्टम के बीच में जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके बीच लगने वाले फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई किया जाता है, यूज किया जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बलों का परिणामी उस आवेश पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग होता है। नोट करते हैं हम लोग, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी वैद्युत बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल का सदिश योग होता है। बात समझ में आई? तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, कहीं से भी आप पढ़िए, लेकिन आपको बुक पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं ना कि आप किताब हो चाहे इंसान, जिसको जितना ही टाइम देंगे उसको उतना ही बेटर वे में समझ पाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा किताबों से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा किताब पे टाइम स्पेंड कीजिए, जिससे कि आपका माइंड डेवलप हो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। बाकी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? अब सपोज करो कि यहाँ पे कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि कई सारे चार्ज हैं। सपोज करो यहाँ पे चार्ज Q2 है, यहाँ पे चार्ज Q1 है और यहाँ पे चार्ज Q3 है। ठीक है, और इनका हमें पोजीशन वेक्टर दिखाना होगा कि इसका ओरिएंटेशन कहाँ पे है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, XY प्लेन ले लेते हैं और इसका हम लोग यहाँ से पोजीशन वेक्टर दिखा देते हैं। दिस इज R3 एंड दिस इज R1, एंड दिस इज R2, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज Q1 पर चार्ज Q2 और चार्ज Q3 के कारण कितना फोर्स लगेगा उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लगाएंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, इसको हम लोग ले सकते हैं R13, दिस इज R13 एंड दिस इज R1 एंड दिस इज, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं, दिस इज R12। ठीक, अगर हम लोग Q2 आवेश के कारण लगने वाले बल को Q1 पे और Q3 आवेश के कारण लगने वाले बल Q1 पे लगने वाले बल को अगर कैलकुलेट कर लें और उनका वेक्टर सम कर दें, तो हम लोग इस Q1 पे लगने वाले परिणामी बल को निकाल लेंगे। तो Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं F12
वेक्टर F12 इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं K Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप। ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया। उसी तरीके से Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं F13। तो F13 हो जाएगा K Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर इंटू R13 कैप, है ना। अब देखो इसके कारण लगने वाले बल का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरीके से होगा, इधर होगा, दिस विल बी F13, इस डायरेक्शन में होगा। और इसके कारण लगने वाले बल का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरीके से होगा, ये हमारा होगा F12। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे इसको दिखाएं, यहाँ पे Q1 है तो एक फोर्स लगेगा इधर इस तरीके से F13, और एक फोर्स लगेगा हमारा इस तरीके से, एंड दिस इज F12। अब इन्हीं दोनों का परिणामी हम लोग निकाल लेंगे तो वह क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। यहाँ से हमारा क्या होगा, दिस इज F1, है ना। तो इस Q1 और इस पे दोनों के कारण लगने वाला बल को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों का वेक्टर सम निकाल लेंगे। अतः Q1 पर लगने वाला परिणामी बल F1 इक्वल्स टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13, है ना। इसके और इसके बीच लगने वाले बल का हम लोग वेक्टर सम कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से अगर इसका हम लोग वैल्यू पुट करें तो दिस विल बी K Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप प्लस K Q1 Q2 अपॉन R13 का स्क्वायर इंटू R13 कैप। ठीक है, यानी कि तीन चार्ज का सिस्टम है, तो किसी एक चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स को हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें कि बहुत सारे चार्ज हो, मल्टीपल चार्ज हो, तो मल्टीपल चार्ज का अगर सिस्टम होगा तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, उस पर लगने वाला नेट फोर्स F इक्वल्स टू F12 प्लस F13 प्लस F14, इस तरह से एटसेट्रा F1n। इस तरीके से हर एक चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करके उसका हम लोग वेक्टर सम कर देंगे, सदिश योग कर देंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं इसको और क्लियर करने की कोशिश करता हूं। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज पता होगा सबको, जिसको तीन भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो। एक समबाहु त्रिभुज ABC है, जिसके प्रत्येक कोने पर यहाँ पे +10 माइक्रोकुलाम, यहाँ पे -10 माइक्रोकुलाम और यहाँ पे +5 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा हुआ है, और इसकी प्रत्येक साइड है 5 सेंटीमीटर। तो बिंदु A पर रखे आवेश पर लगने वाला परिणामी बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ही हमारा है। अब देखो समबाहु त्रिभुज के सिरों पर आवेश रखा गया है और A पर लगने वाले परिणामी बल को कैलकुलेट करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, A पर दो आवेश के कारण बल लगेगा। एक तो जो बिंदु B पर आवेश है उसके कारण इस पर फोर्स लगेगा, दूसरा जो बिंदु C पर आवेश है उसके कारण इस पर फोर्स लगेगा। और इन दोनों बलों का अगर हम लोग सदिश योग कर देंगे तो बिंदु A पर रखे आवेश पर परिणामी बल निकल जाएगा। कैलकुलेट करते हैं। देखो बिंदु B पर जो आवेश है प्लस आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, और A पर भी जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच लगने वाला बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण का होगा, रिपल्सन का होगा, यानी कि इधर की ओर बल लगाएगा। इसको हम लोग ले लेते हैं F1। ठीक है, +10 माइक्रोकुलाम चार्ज +5 माइक्रोकुलाम पे ऊपर की ओर बल लगाएगा, क्योंकि समान प्रकृति के हैं, समान नेचर के हैं। अब वैसे ही -10 माइक्रोकुलाम और +5 माइक्रोकुलाम के बीच लगने वाला फोर्स अट्रैक्शन होगा, आकर्षण प्रकृति का होगा, यानी कि इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन इस तरीके से होगा, दिस विल बी F2। अब अगर इन्हीं दोनों बलों का हम लोग परिणामी निकाल लें तो हमको रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा बिंदु A पर,
ठीक है। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पैरेललोग्राम मेथड से इसके पैरेलल में लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे और इसके पैरेलल में लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और यहाँ से जो इस तरीके से लाइन जाएगा यही परिणामी बल F को बताएगा। ठीक, तो सबसे पहले हमको F1 और F2 निकालना पड़ेगा और इनके बीच का एंगल निकालना पड़ेगा। तो देखो समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण क्या होगा 60 डिग्री, ए भी 60 डिग्री, ए भी 60 डिग्री और ए भी 60 डिग्री। ठीक, और ये अगर 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, दिस विल बी 120 डिग्री, 120 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें निकालते हैं कि +10 माइक्रोकुलाम तथा +5 माइक्रोकुलाम के बीच लगने वाला बल क्या होगा। इसको अगर हम लोग F1 ले लें तो F1 इक्वल्स टू क्या होगा, KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसको अगर हम लोग अप्लाई करें, K का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 का वैल्यू कितना है, Q1 हमारा इसको ले लेते हैं A पर, तो 5 इंटू 10⁻6 इंटू यहाँ पे Q2 को ले लेते हैं 10 इंटू 10⁻6 और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारा है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 5 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं कितना हो जाएगा। इसमें देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, तो 9 × 5 = 45, 45 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो -12 हो जाएगा और 9 है तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻³ अपॉन यहाँ पे कितना है 25 × 10⁻⁴। ठीक, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 450/25, है ना। यहाँ पे 450/25 सही है। यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे 6 -12 हो गया, ये -4, तो -4 हो गया, तो -4 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 450/25 इसको काट देते हैं हम लोग। 5 × 5 = 25, फिर 5 × 9 = 45, 90/5, 5 × 1 = 5, फिर 4 5 × 8 = 40, 18 आ रहा है, यानी कि 1 मिनट चेक करते हैं, 10 इंटू, ठीक है, तो 9 × 5 = 45। हाँ, यहाँ पे देखो 1 0 और बढ़ जाएगा, यहाँ पे 180 हो जाएगा, F1 का वैल्यू 180 हो जाएगा। अब उसी तरीके से +5 माइक्रोकुलाम तथा -10 माइक्रोकुलाम के बीच लगने वाला बल, तो देख रहे हो यहाँ पर भी 10 माइक्रोकुलाम है, यहाँ पर भी 5 माइक्रोकुलाम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो इस केस में F2 कितना हो जाएगा, F2 इक्वल्स टू KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर भी सेम वैल्यू आएगा क्योंकि सारा डेटा सेम दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 180 न्यूटन, इसका भी आएगा। लेकिन एक का डायरेक्शन इधर होगा, एक का डायरेक्शन इधर होगा। इन्हीं दोनों बलों का परिणामी हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का नियम लगेगा। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है कि अगर कोई दो बल एक दूसरे से किसी थीटा डिग्री पर रखे हुए हों तो उनका परिणामी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, F इक्वल्स टू √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों का परिणामी निकालने के लिए क्या करेंगे, F इक्वल्स टू √F1 स्क्वायर यानी कि 180 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 180 इंटू 180 इंटू कॉस, देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा 120 हो जाएगा, कॉस 120 डिग्री। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा F इक्वल्स टू 180 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा 112 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू कॉस 180 का वैल्यू होता है -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे F इक्वल्स टू जाएगा 180 √2 - 1 इक्वल्स टू 180 न्यूटन। F इक्वल्स टू 180 न्यूटन, यानी कि बिंदु ए पर जो आवेश रखा हुआ है 5 माइक्रोकुलाम का, उस पर लगने वाले बल का मान कितना है 180 न्यूटन। तो यही हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत है। इसके बेसिस पर ही हम लोग अगर मल्टीपल चार्ज का सिस्टम है, बहुत से आवेशों का एक निकाय है, तो उसमें लगने वाले किसी भी आवेश पर परिणामी बल को निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।